सर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो आज के स्टॉक्स इन फोकस का है। स्टॉक्स इन फोकस में जो पहली कंपनी है अविनाश सर, वो है कोलगेट पैल्मोलिव। टूथपेस्ट मेकर है कोलगेट, और इनकी तरफ से इनके क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए गए, और वहां पर करीब 17% का डिक्लाइन देखने को मिला सर उनके प्रॉफिट में। इस साल का, इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट रहा वो 327 करोड़ रहा। पिछले क्वार्टर की बात करें सेम टाइम की, तो उस टाइम पर 395 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। साथ ही उनका जो टोटल इनकम है उसमें भी गिरावट देखने को मिली, करीब 9.5% की वहां पर गिरावट देखने को मिली, और 1543 करोड़ का इनका टोटल इनकम रहा। ऐसे में सर कोलगेट जो कि एफएमसीजी एक कंपनी है, एफएमसीजी को लेकर के लगातार अब जो है एक हाइप बनते जा रही है कि अब एफएमसीजी में जो है पैसे बनने के मौके अब दिख सकते हैं, क्योंकि लगातार कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जिस तरीके से जो जीएसटी कट्स हैं उन उसका भी फायदा एफएमसीजी को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सर कोलगेट की अगर हम बात करें, कोलगेट एज अ स्टॉक आपको यहाँ से मिड टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर, और क्या यहाँ पे टारगेट्स हो सकते हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एफएमसीजी स्पेस में भी आपको सिलेक्टिव रहना है। अगर कोलगेट की बात करें तो देखिए नंबर्स जो कल आए ना, ओवरऑल ऐसे इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन थे। किसी को कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन कोलगेट से नहीं था। और सबसे बड़ी बात कोलगेट में आपको समझना है कि देखिए ऑलरेडी कंपनी डोमिनेंट मार्केट एंजॉय करती है। टूथपेस्ट में अभी ग्रोथ पोटेंशियल इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बड़े हैं। तो मार्केट डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा री रेटिंग नहीं देगी, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये नतीजे आने के बाद ऐसा लग तो नहीं रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर में ये लोग इनके प्रोडक्ट की सेल और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी दे कवर ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द मार्केट। तो आपको एफएमसीजी में अगर सही मायने में अगर एक्सपोजर लेना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स पे काम करना है जहां पे मार्केट साइज बड़ा है, और जहां पे बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि मरिको हो गया, डाबर हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया। आई थिंक दीज आर द स्पेसेस वेयर एफएमसीजी विल डू वेल, क्योंकि वहां पे रूरल इंडिया का भी पॉकेट बड़ा है। इनफैक्ट इंटरेस्ट कट्स और मानसून जो अच्छा हो गया उसका इम्पैक्ट भी इनको मिलेगा। तो कोलगेट पे तो हमारा व्यू है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश निवेश करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूएशन पे आपको कोई बड़ा इंक्रीमेंटल अपसाइड अगले 6-12 महीने में मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। चलिए सर, एफएमसीजी की बात करते हैं। सर एफएमसीजी को लेकर के जैसा आपने कहा कि जो रिजल्ट्स हैं वो इनलाइन ही थे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी कोलगेट से भी, और लगातार हमने जो अदर एफएमसीजी कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी जो कमेंट्री आई, उन्होंने कहा कि सिंगल डिजिट ही ग्रोथ हमारी रहने वाली है इस क्वार्टर के लिए। ऐसा क्यों सर अविनाश सर? मतलब सारी चीज़ें तो उनके लाइक उनके लिए ही काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ही लग रही हैं एफएमसीजी के लिए, फिर इस तरीके की कमेंट्री क्यों आ रही है सर? नहीं, देखिए पहली बात तो आपको समझना है कि जो जीएसटी कट्स हो गए वो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो गए, जो राइट। नवरात्रि का पहला दिन था। अगर कोई डीलर जिसके पास पुराना स्टॉक है, नॉर्मली क्या होता है कि एफएमसीजी कंपनीज में जो डीलर के पास पुराना स्टॉक होता है, उनको जब तक रीबैलेंस कंपनी करती नहीं है तब तक सेल्स का इम्पैक्ट आपको नंबर में दिखेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से मैं वही कह रहा था कि अक्टूबर टू दिसंबर में अंकित व्हाट यू विल सी इज दैट ऑल द न्यू स्टॉक्स विल बी गिवन टू द डीलर्स, और नए स्टॉक्स वो नए प्राइसेस पे बेचेगी। तो ये जो प्राइस एडजस्टमेंट है इसको कम से कम एक हाथ क्वार्टर तो लगेगा। ये एक 8 या 10 दिन में बात खत्म होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स कंपनीज को अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन कंपनी देती है, और उसके बाद ही बिजनेस पिकअप होता है। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू आर सीइंग सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में मुझे लगता है आई एम प्रीटी होपफुल that we might see 9 to 10% volume growth for categories like companies like Hindustan Lever, Godrej Consumer, जहां पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। और जैसे सबको पता है एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस इंक्रीज। तो ये आपको शायद अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में दिखेगा। तो ये मेन रीजन है व्हाई मैनेजमेंट्स आर टॉकिंग अबाउट सिंगल डिजिट ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। ऑल राइट सर। सर अगला जो यहाँ पर काउंटर है, आई थिंक काउंटर भी नहीं है सर, एक जो खबर है क्रूड ऑयल को लेकर के, जिसकी वजह से आज काफी एक्शन हमें ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से रशिया पर सैंक्शन लगाए गए हैं, सैंक्शन में जो उनकी दो बड़ी कंपनियां हैं रशिया की, वहां से जो है प्रोडक्शन में भी काफी जो है कमी देखने को मिलेगी, और साथ ही सैंक्शन लगने की वजह से रशिया इतना एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। जिसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। और आज जो स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट में, जैसे कि अगर हम ओएनजीसी की बात कर लें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात कर लें, वहां पर भी थोड़ी हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं, शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।
ये तेजी कितना सस्टेन कर सकती है अविनाश सर, और क्या यहाँ से क्रूड ऑयल में और ज्यादा जंप जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने का कारण तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है। उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस करने के बाद इमीडिएटली, इनफैक्ट आज मैं पेपर पढ़ रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी कहा है कि वो थोड़ा सा अभी सोचेंगे रशियन ऑयल खरीदने के लिए, वो हम्म। राजी है कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये मामला और थोड़ा बिगड़ता है तो सप्लाई क्रंच आएगा, और क्रूड जो बहुत समय तक सॉफ्ट चल रहा था वापस चलेगा। ऑलमोस्ट 4-5% का मूव क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आ चुका है। तो ये डेफिनेटली हमारे जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, जैसे ओएनजीसी आपने बोला, ऑयल इंडिया है, सलान एक्सप्लोरेशन है, दिस इज गुड न्यूज। क्योंकि जब भी क्रूड बढ़ता है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। बट ऑन द अदर हैंड, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो केमिकल कंपनीज है, कार्बन ब्लैक कंपनीज है, लुब्रिकेंट कंपनीज है, इनके लिए दिक्कतें बढ़ेगी क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ लूजिंग गेम फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड द एंसिलरी ऑयल कंज्यूमिंग प्लेयर्स। बट हाँ, ऑयल इंडिया ओएनजीसी के लिए डेफिनेटली अच्छी बात है, बहुत समय तक ये स्टॉक चले भी नहीं है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक ये मामला अगर अगले महीने भर में सॉर्ट आउट होता नहीं है, तो फिर क्रूड में और थोड़ा सा एक बड़ा अपसाइड आप एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होगा। रशिया बहुत बड़ा क्रूड ऑयल प्लेयर है। अगर उसको मार्केट से बाहर रखा जाता है तो डेफिनेटली जो दूसरे मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज है, दूसरे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वो और भी सप्लाई क्रंच करके प्राइस को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। Right. चलिए अविनाश सर, यहाँ पे अगला जो काउंटर है वो सर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जो कि अभी हाल ही में टाटा मोटर्स से डीमर्ज हुआ, और इसको लेकर के खबर है कि सर आज एस&पी ग्लोबल की तरफ से इनका जो आउटलुक है उसको रिवाइज किया गया है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर्स होल्डिंग्स के लिए। और जो है इन्होंने जो रेटिंग दी है उसे ट्रिपल बी लॉन्ग टर्म इश्योर क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर आती हुई देखी टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स में सर लगातार जो ऊपर के लेवल से गिरावट आई अविनाश सर, मतलब मुझे याद है 1100-1200 के आसपास में शेयर था, उसके बाद से गिरावट आई, 600 तक गए, 800 पे आए, 800 से फिर उसके बाद से जो है डीमर्जर हुआ, डीमर्जर के बाद अब जो है कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। लेकिन यहाँ से किस तरीके से देख रहे हैं अविनाश सर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको क्या टाटा मोटर्स पसंद आ रहा है, या क्योंकि बहुत हम जितने भी एक्सपर्ट से बात करें वो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में ही बात करें, दोनों में अगर अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए सर दोनों ही काउंटर्स में? नहीं, देखिए, पहली बात तो जेएलआर का जो बिजनेस है, अभी जो टाटा मोटर्स का शेयर लिस्ट हो रहा है, वो बेसिकली इसके पैसेंजर कार और जेएलआर बिजनेस को सिग्निफाई करता है। कमर्शियल व्हीकल्स का शेयर नवंबर में लिस्ट होगा। देखिए, पहली बात तो जो एसएनपी का डाउनग्रेड आ गया, उन्होंने कहा है कि जेएलआर में जो साइबर अटैक हो गया था उसका इम्पैक्ट कहीं और महीनों के लिए चलेगा। आई थिंक साइबर अटैक काफी लंबा था, प्रोडक्शन कंप्लीटली हॉल्ट हो चुका था जेएलआर में, और इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पे आ चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म एबरेशन है, हो सकता है एक आध क्वार्टर कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी। लेकिन जेएलआर का प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो नॉट ओनली इंडिया, लेकिन यूएस एज वेल एज यूरोप में ये बिकता है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट रेंज है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है टाटा मोटर्स पैसेंजर कार बिजनेस विल अंडर परफॉर्म। ऐसा नहीं हो लग रहा है कि दिसंबर में भी कोई क्वार्टर में भी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में कोई बड़ा एक्शन इमीडिएटली आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, अभी दूसरी बात है कि ये कंपनी अभी इंडिपेंडेंटली लिस्टेड हो चुकी है, तो कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट का एनालिस्ट कॉल सब अलग होगा। मैनेजमेंट का जो कमेंट्री रहेगी वो भी एनालिस्ट वेट करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या रवैया है। तो ये आने के बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आई थिंक लिस्ट होके काफी बड़ा समय नहीं हो चुका है। और रही बात, अगर आपको अच्छा अपसाइड चाहिए बिटवीन महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स, तो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ मच बेटर बेट। क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, नवरात्रि के बाद काफी अच्छी मात्रा में ट्रैक्टर सेल्स इंक्रीज हो चुके हैं, यूटिलिटी व्हीकल्स भाग चुके हैं, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिजनेस बहुत अच्छी चल रही है। और मोटा मोटी देखिए, ये बिजनेस महिंद्रा ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। अभी कंसोलिडेटेड एंटिटी में वो कह रहे हैं कि शायद ट्रैक्टर मार्केट में जो बड़ी बढ़त आएगी उसका पूरा इम्पैक्ट उनको मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर ये एंजॉय करते हैं। तो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर किसी को एसआईपी भी करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक इतना जल्दी भागता भी नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली आई थिंक अगर 12 महीने की बात करें तो 3900 4000 का टारगेट प्राइस पकड़ के चलिए। ये काफी अच्छी वैल्यू आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को देने की पॉसिबिलिटी रखता है। अच्छा।
सर अगला जो यहाँ पर सेक्टर है वो डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आज हमें काफी बड़ी एक डील जो है होती हुई देखी यहाँ पर। डिफेंस स्टॉक्स आज फोकस में है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी की तरफ से करीब 80,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल्स थे उनको क्लियर कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई सारे जो पीएसयू कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं उनके लिए काफी एक बड़ा जो है पुश हो सकता है। लगातार जैसा हम सेंटिमेंट देख रहे हैं सर, अपने आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी तरफ से भी अब खतरा तो है ही सर, है ना। और लगातार जिस तरीके से बाकी देश जंग में है और हमेशा एक टेंशन तो बनी ही रह रही है सर। मुझे लगता है सर डिफेंस स्टॉक्स यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। डिफेंस स्टॉक्स को आप अब कैसे देख रहे हैं सर? यहाँ से हम अगले 5 साल का व्यू भी ले सकते हैं क्या यहाँ से? नहीं, बिल्कुल। देखो अंकित, एक बात समझ लो कि डिफेंस स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो मल्टी ईयर ग्रोथ के लिए तैयार है, और गवर्नमेंट एक ऑर्डर देके झुकने वाली नहीं है। राइट गवर्नमेंट राइट। लगातार नए ऑर्डर देने वाली है। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट ऑल द डिफेंस कंपनीज कम से कम 2 या 3 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। बट अभी इसमें कितना पैसा बनेगा वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन्वेस्टर्स को रियलाइज करना चाहिए, 3-4 साल पहले ये सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे थे। आज अगर आप कोई भी डिफेंस स्टॉक खरीदते हो तो आपको ये बात मान के चलनी चाहिए कि ये सारे कंपाउंडर स्टॉक है, और कंपाउंडिंग स्टॉक का मतलब है आपको साल में 20-25% मिलेंगे। तो आपको इसको अच्छा मानना चाहिए। रही बात सिलेक्शन में, तो देखिए सबसे बड़ा जो एवियोनिक्स में प्लेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। मरीन में मेरे ख्याल से गार्डन रीच है, कोचिन शिपयार्ड है। मैं समझता हूँ कि देखिए ऐसे कंपनीज में डेफिनेटली अच्छी पोजीशंस आप बना सकते हो, लेकिन एसआईपी अप्रोच यूज करिए, क्योंकि सारे स्टॉक्स फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। सस्ते स्टॉक्स बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल होना चाहिए, और पैसा बनेगा, बट आपको थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए। ये बेसिकली इट इज नॉट मेंट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खेलना चाहते हैं। तो अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो ही आप इस न्यूज फ्लो पे खेल सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से प्योरली ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और इसमें जो भी आपको पैसा मिलता है आप निकालिए। बट रियल बेनिफिट विल कम ओनली इफ यू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। तो सर डिफेंस स्टॉक्स में एसआईपी के थ्रू हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं यहाँ से अगले 2-3 सालों के लिए, और स्टॉक्स कौन कौन से होंगे सर? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा जो पसंदीदा स्टॉक है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच है। देखिए ये सारे स्टॉक्स में अभी का माहौल ऐसा है कि शायद आपको वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगे, लेकिन अगर आप 27-28 की अर्निंग्स देखें तो बाय दैट टाइम और काफी बड़े ऑर्डर इन कंपनीज को मिले होंगे। और राइट। ये इवेंचुअली अगले 3-5 साल के लिए ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया को एनकरेज करने वाली है, और डिफेंस का बजट लगातार बढ़ने वाला है। जैसे आपने कहा कि हर ज्योग्राफिकल एरिया में ग्लोबली आज कहीं ना कहीं टेंशन है, वॉर चल रहा है। तो ये एक वेरी क्रिटिकल पार्ट हो चुका है। वेदर रशिया यूक्रेन है, वेदर इसराइल है, वेदर अफगानिस्तान है। मैं समझता हूँ कि हर जगह पे कहीं ना कोई वॉर अगर चलती रही तो डिफेंस के लिए मार्केट डेफिनेटली पॉइंट रहेगा। राइट सर। सर एक आखिरी यहाँ पर जो स्टॉक है उसकी बात करते हैं, उसके बाद से हमारा जो अगला सेगमेंट है क्यूएनए, जहाँ पर कई सारे सवाल भी आ रहे हैं सर आपके लिए, वो भी आपसे पूछेंगे। यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से खबर आई है सर। हीरो मोटोकॉर्प ने मोटो जीबी के साथ पार्टनरशिप की है। वो अपने जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं उसे अब यूके मार्केट में वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यहाँ पर जो उनका सबसे एडवांस्ड और सबसे हाईली एंटिसिपेटेड जो मोटरसाइकिल है हंक 440, उसे वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के सर क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ से? जिस तरीके से मतलब डोमेस्टिकली हम देखें तो वो बहुत सबसे लार्जेस्ट जो है टू व्हीलर सेगमेंट में ये बाइक्स अपनी बेचते हैं, और यूके मार्केट में भी अब प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में ये एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर जिस तरीके से हम पहले बाहर की जो मोटरसाइकिल थी, अगर हम हार्ले डेविडसन की बात कर लें और ट्रायम्फ की बात कर लें, तो उनकी एंट्री से इंडिया में एक बहुत हाइप क्रिएट हो जाती थी कि हार्ले डेविडसन अब इंडिया आ रहे हैं और ट्रायम्फ अब इंडिया आ रहे हैं। क्या ये चीज आपको ग्लोबली या फिर मतलब ग्लोबल लेवल पे आपको थोड़ी बदलती हुई दिख रही है कि अब इंडियन जो ब्रांड्स हैं, इंडियन जो ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं, वो बाहर जाके अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं और अच्छी मतलब प्रीमियम सेगमेंट में बेच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए मुझे याद है जब 2-3 साल पहले हार्ले डेविडसन ने बहुत बड़ा लॉन्च किया था, फिर बजाज ऑटो के साथ ट्रायम्फ नाम की टू व्हीलर कंपनी ने टाई अप किया था। लोगों को लगा था कि ये बाइक्स इंडियन बाइक्स के मुकाबले में बहुत ही अच्छी है,
बट अनफॉर्चुनेटली देखिए हार्ले डेविडसन का जो परफॉर्मेंस है इंडिया में कुछ ज्यादा चला नहीं। और इंडियन बाइक्स ने टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, उनकी इकोनॉमिक्स को देखते हुए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और जिस प्रकार का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर, टीवीएस ने किया है, मुझे लगता है कि देखिए आज अगर किसी को कहे कि भाई टेक्नोलॉजी वाइज हम कितने आगे पीछे हैं, तो वी आर मोर और लेस कंपेयर। और रही बात हीरो मोटर की, देखिए यूके मार्केट तो काफी बड़ा है प्रीमियम बाइक्स के लिए, लेकिन कितना बिजनेस आता है, कितना वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे ये रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे बाइक्स में हमने देखा है कि ज्यादातर प्राइसिंग के ऊपर ही फोकस होता है, वॉल्यूम पे नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से एक दो क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा लॉन्च है। और कितना बड़ा मार्केट पोटेंशियल है ये तो मेरे ख्याल से 3 और 6 महीने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री से और नंबर से पता चलेगा। बट उनका ओवरऑल जो मेन मार्केट है वो इंडिया का रूरल मार्केट है। जैसे आपको पता होगा कि हीरो मोटर को आपको ऑलमोस्ट 50% सेल्स रूरल इंडिया से मिलती है, और ये बहुत बड़ा मार्केट विच इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फास्ट एंड फास्ट। सो आई थिंक डेफिनेटली वी आर पॉजिटिव ऑन द कंपनी। बट ये यूके वाले डील से ऐसा कोई बड़ा री रेटिंग एक्सपेक्ट मत करिए।